हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एडवांस्ड अकाउंटिंग के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यानी लास्ट चैप्टर की लास्ट क्लास रखने वाले हैं। आज इस चैप्टर के दो सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे और दोनों को केवल डिस्कस ही करेंगे, सॉल्व आपको खुद को करना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में जैसे हमने पहले सवाल किए थे वैसे ही है। जो नया पॉइंट है वो मैं आपको बोर्ड पे बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी दोनों सवालों की। कौन सा क्वेश्चन से शुरू करें? एग्जांपल नंबर कौन सा? 16। आज का हमारा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 16। देखते हैं जरा एग्जांपल नंबर 16 में क्या लिखा है। पहले बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितनी है? पिछले पेज से बताओ। 4 लाख समथिंग है। यस सर, 4 लाख। और पी&एल का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है यस सर, 2 लाख रुपए का। इस पेज पे यही था। ठीक है, आ जाओ बेटा, अगले पेज पे चलते हैं और वहां पे क्या क्या दे रखा है देखते हैं। डिबेंचर है सब्सिडियरी कंपनी के पास 2 लाख रुपए के और ट्रेडेबल क्रेडिटर्स है। असेट साइड में चलते हैं, वहां पे फिक्स्ड असेट्स है, इंटेंजिबल असेट नहीं है सवाल में। हाँ, हमने डिबेंचर खरीदे हुए बी लिमिटेड के। एक दो दिन पहले भी शायद एक सवाल आया था, उस दिन भी मैंने बताया था कि डिबेंचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डेटर क्रेडिटर को कम करते हैं वैसे ही डिबेंचर को 1,20,000 को दोनों में से कम कर देना। अब हमने शेयर कितने खरीदे हुए? हमने खरीदे हुए 3000 इक्विटी शेयर। उसके टोटल शेयर थे 4000, यानी 75% होल्डिंग हमारे पास है। एग्जांपल नंबर कौन सा है? 16। सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है। 75%। तो हाँ, तो आप लोगों ने ये निकाल लिया कि सर 3000 शेयर्स आपने खरीदे जबकि कंपनी के थे 4000 शेयर्स, यानी कि 75% होल्डिंग आपके पास है। ठीक है, उसके बाद नीचे असेट साइड पर क्या दे रखा है? स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, कुछ भी खास नहीं है हमारे काम से रिलेटेड। अब नीचे जो पैराग्राफ है, जनरली सारी बातें कॉमन है, एक ही बात नहीं है। मैं खैर एक बार डिस्कस तो सारी कर रहा हूं। ए लिमिटेड ने एक्वायर किए शेयर्स बी लिमिटेड में। कब किए? 1 अगस्त को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने प्री पोस्ट पीरियड हो गया। मैं ना 4 महीने प्री हो गया। तो प्री पोस्ट रेशो अगर हम बोले कितना है तो आप क्या कहोगे सर? 4:8, यानी कि 1:2। यहां तक की दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, क्या हुआ? कह रहे हैं पीएनएल का जो एस लिमिटेड का जो पीएनएल था उसमें नेगेटिव बैलेंस था 1 अप्रैल को 3 लाख का, यानी ओपनिंग बैलेंस जो है वो माइनस का 3 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो माइनस का 2 लाख है। करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते समय काम में लेंगे। यस सर। आगे अच्छा चलो, करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी है इसमें। 3 लाख का है। आगे देखा है 3 जून 18 को। पहली बात, 3 जून 18 हमारे खरीदने से पहले की डेट है, बात की पहले की डेट है। प्री पीरियड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है सुनते हैं। कह रहे 3 जून 18 को, यानी प्री पीरियड में गुड्स जिसकी कॉस्ट थी, लिमिटेड के गुड्स जिनकी कॉस्ट थी 12,000, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से खराब हो गए थे। अगेंस्ट विद द इंटरेस्ट पेड ओनली इंश्योरेंस पेड ओनली 4,000, बस इतना ही है। इसका मतलब प्री पीरियड में कोई 12,000 का माल चल के राख हो गया था, जिसके बदले हमें 4,000 रुपए क्या हुआ था? मिल गए थे। यानी रियल में जो हमारा नुकसान हुआ था वो कितना हुआ था? 8,000 रुपए का एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, 8,000 रुपए का। तो इसका हम क्या करेंगे, आओ जरा मैं आपको बताता हूँ, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले और आगे बढ़ जाऊं, उसको देख लेते हैं, फिर ये कर लेंगे। क्रेडिटर्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 40,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय ए लिमिटेड, है ना। यानी यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला पॉइंट आने वाला है। थर्ड पॉइंट वो बना देते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ स्टॉक किसने किसको बेचा है बेटा? ध्यान से पढ़ेंगे एक बार दोबारा। क्रेडिटर ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 40,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय ए, यानी ए ने बी को भेजा था, यानी ए ने बी को भेजा था, यानी होल्डिंग ने सब्सिडी को भेजा था। ये वाला टॉपिक है। 40,000 रुपए तो कॉमन माइनस हो जाएंगे डेटा क्रेडिटर में से, वो तो पता ही है 40,000 रुपए शामिल है, दोनों में से माइनस हो जाएंगे। लेकिन वो आगे क्या कह रहे हैं? कह रहा है फॉर गुड्स सप्लाइड बाय ए लिमिटेड ऑन व्हिच द लेटर कंपनी, लेटर का मतलब ए ने पैसा कमाया था कितना? प्रॉफिट ऑफ 4,000। तो आज बिना फार्मूला लगाए डायरेक्ट करें, कितना माल अभी भी बचा है उसके स्टॉक में? कह रहे हैं वन हाफ ऑफ दीस गुड्स, यानी 40,000 में से आधा कितना है? 20,000। कह रहे हैं अभी भी उपलब्ध है। प्रॉफिट कितना कमाया था हमने? हमने 4,000 रुपए कमाए थे जब 40,000 का माल बेचा था। तो 20,000 का बेच के कितने कमाए होंगे? 2,000। आधा है तो आधा ही निकलेगा। इसके डबल इफेक्ट क्या होंगे सर? एक बार तो ये स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और दूसरी बार क्योंकि ये होल्डिंग का प्रॉफिट था तो ये केवल कंसोलिडेटेड पीरियड में से माइनस होगा। बार बार आ रहा है ये पॉइंट, तो चलो ठीक है। अब हम लोग बस सारे पर हो गए शायद।
है ना। हाँ सारे पॉइंट हो गए। अब हमारा वो वाला पॉइंट देखते हैं, कौन सा था ये, लॉस ऑफ स्टॉक वाला। बेटे ये जो लॉस ऑफ स्टॉक वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, इसमें लॉस ऑफ स्टॉक रियल में हुआ कितना, 12,000 माइनस 4,000, यानी कि 8,000 का हुआ था। और ये कब हुआ था बेटा, डेट क्या थी इसकी, इसकी डेट थी 3 जून। 3 जून 2018 हमारे वाले के हिसाब से ना, पुराने के हिसाब से, यानी प्री पीरियड से रिलेटेड था। हम इससे क्या करेंगे बेटा, इस 8,000 का सही टाइम इफेक्ट दिखाने के लिए जब हम पहले प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी, उस समय एक बार इस 8,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, एक बार वापस जोड़ेंगे और फिर प्री पीरियड में जाके इसको माइनस कर देंगे। इसको एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है, प्री प्रॉफिट जो है वहां जाके इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 8,000 रुपए, ठीक है। अब ये पॉइंट अभी अभी समझ आ जाएगा, 2 मिनट रुको, यहाँ पे हम निकालने वाले क्या, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी यानी कि बी, है ना, इस कंपनी का नाम बी है। चलो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, और मैं कह रहा हूं कि ये जो 8,000 का है एक बार इसको जोड़ दो, बाद में माइनस करेंगे लेकिन सही जगह पे ले जाके, यानी प्री पीरियड से रिलेटेड था। तो एक बार हम इस तरह का प्रॉफिट निकालने के लिए 8,000 रुपए जोड़ रहे हैं, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं क्या चीज, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। चलिए बेटा जरा निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कितना था बैलेंस शीट के अंदर, माइनस का 2 लाख था, और ये ओपनिंग था माइनस का 3 लाख, ठीक है, और प्रॉफिट ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक कितना था, 8,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 लाख प्लस का 3 लाख प्लस का 8,000, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, 1,08,000। अब इस 1,08,000 के दो टुकड़े होते हैं बेटा, एक प्री और एक पोस्ट, किस रेशियो में बांटना था हमें, 1:2 में, तो 3 से डिवाइड करो, 3 3 9 3 6 18, ठीक है। अच्छा वीडियो कैसे हो सकती है, हो सकता है बैटरी का फोन में, आप लोग ध्यान से देखिए, खत्म होने वाला है, 36,000 और 36 दूनी 72,000। अब सुनेंगे बेटा, जनरली तो यही 36 पे काम खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो लॉस ऑन स्टॉक हमने 8,000 रुपए का यहाँ पे ऐड किया था, इसको अब राइट लोकेशन यानी यहाँ पे लाके 8,000 रुपए क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे, यानी ये कितना बचेगा, 28,000। ये कहाँ जाता है, ये नेट वर्थ में प्लस हो जाता है, आया ना, ये 28,000 नेट वर्थ में, तो 8,000 जोड़ के फिर माइनस कर दिया हमने। अब पोस्ट पीरियड, पोस्ट पीरियड में आपको बताइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 75%, और ओ माइनॉरिटी का कंसोलिडेटेड पीरियड 75% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट था 25%, तो ये हो गया 18,000 और ये हो गया 54,000। डन बेटा। अब अगले जो वर्किंग नोट्स है उनमें कुछ भी नहीं है, मुझे बनवाने लायक नहीं है, जैसे नेटवर्क निकालनी है आप निकाल सकते हो, सारी चीजें आप करो तो मैं तेजी से बना दूं बोर्ड पे, मैं या तो एक बार वीडियो पॉज करके बनाऊंगी, क्या करें कर लेंगे आप। इसके बाद बेटा नेटवर्क निकालोगे बिल्कुल वैसे जैसे निकाले, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेटवर्क है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालोगे वो गुडविल कैपिटल रिजर्व वाला, और कंसोलिडेटेड पीरियड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपली निकालोगे। आज का जो पॉइंट था वो पॉइंट यही था, केवल लॉस ऑन स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये प्री पीरियड से रिलेटेड था, तो हमने क्या किया, पहले 60,000 को एक बार प्लस कर दिया इस साल के प्रॉफिट में, फिर इसको राइट लोकेशन यानी इसकी जो सही जगह है प्री पीरियड वहां ले जाके इसको माइनस कर दिया। इसका बैलेंस शीट पे कोई असर नहीं आएगा, वहां पे 8,000 प्लस माइनस मत करना। ये दो इफेक्ट थे जो मैंने आप लोगों को समझा, ठीक है। बाकी ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग कर सकते हो। बैलेंस शीट में क्रेडिट डेबिट कॉमन माइनस कर लेना, डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट को माइनस कर लेना, और बस, और स्टॉक में से ये वाला पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था एग्जांपल नंबर 16। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 17 की तरफ। अगली वीडियो में करते हैं एग्जांपल नंबर 17, ये चलो इसी में डिस्कस हो जाएगा। हाँ बेटा, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 17 की, देखते हैं जब सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है बैलेंस शीट में हमारी जो कैपिटल, सवाल की शुरुआत से देखने पर एक्स लिमिटेड ने 30,000 इक्विटी शेयर खरीदे वाई के 1 अक्टूबर को, एग्जांपल नंबर 17, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कितने शेयर खरीदे हैं हमने, 30,000, और कंपनी के टोटल शेयर हैं कितने, 50,000, तो 60% हो गया, 30,000 डिवाइड बाय 50,000 इनटू 100, 60% होल्डिंग हो गई। और खरीदे कब है,
1 अक्टूबर को, यानी अगर प्री पोस्ट रेशो की बात करें तो 1 अक्टूबर का मतलब 6:6, यानी कि 1:1। चलो आगे बात करते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है। प्रेफरेंशियल कैपिटल ये सामने वाली कंपनी की 1 लाख रुपए की। एक बार जब पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल आया था उसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी थी और वो पॉइंट अभी तक पेंडिंग है। इसी एक दिन बाद में या तो रिवीजन के टाइम पे इस पॉइंट को याद रखेंगे कि वो पॉइंट पेंडिंग है 1 लाख का। अच्छा, जनरल रिजर्व भी है उस कंपनी के पास 1.5 लाख के और पीएनएल भी है 1.20 का। अगर जनरल रिजर्व बाहर ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो कल भी मैंने एक सवाल में बताया था ट्रांसफर टू रिजर्व क्या करते हैं। इस सवाल में शायद है नहीं, कल के सवाल में मैंने बताया था जैसे 1.5 लाख है अंदर, अगर बाहर 1.20 है मान लो, तो इसका मतलब इस साल हमने 30,000 रुपए ट्रांसफर टू रिजर्व किए होंगे। तो 30,000 को हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे प्लस करेंगे 30,000 रुपए को, यहाँ प्लस कर देंगे क्योंकि पीएनएल में से माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और जो नेटवर्थ की कैलकुलेशन है वहां केवल 1.20 आएगा। ओपनिंग बैलेंस और जनरल रिजर्व आता है वहां पे, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, ओपनिंग आता है। तो ओपनिंग हो गया 1.20, यानी जो 1.5 लाख है ये दो टुकड़ों में चले गया, 30 तो आ गया यहाँ और 1.20 आ गया वहां पे। खैर इस सवाल में देखेंगे है नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस है पीएनएल का 1.20, क्रेडिटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ है हाँ प्लांट एंड मशीनरी है, इंटेंजिबल नहीं है सवाल में, और शेयर इशू एक्सपेंस है 40,000 के। बेटा ये इंटेंजिबल एसेट है, ये नेट वर्थ में से माइनस होती है, कल भी मैंने बताया था, लिख दो एनडब्ल्यू माइनस। जब नेट वर्थ निकालते हैं तो वहां से हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करते हैं, हाँ या ना। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होती है जो कोई एक्सपेंस है और एसेट साइड में शो रखा है, यानी ये जो जाएगा सिंपल से इफेक्ट नेट वर्थ में से माइनस हो जाएगा, बाकी नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये नेट वर्थ में से माइनस होने के बाद नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद एसेट में क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर है और बैंक है, और जरा पैराग्राफ देखते क्या है। कह रहे देयर इज अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 30,000 इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल ऑफ वाई लिमिटेड, यानी ओपनिंग बैलेंस 30,000 का दे रखा है 1 अप्रैल का। आगे लिखा है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एस लिमिटेड फाउंड, यानी अच्छा यही पॉइंट वो आ गया। एक दो दिन पहले मैंने वो डेप्रिसिएशन ऑफ वो करवाया था, सेम वैसे पॉइंट इसमें भी आ रहा है। आओ जरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि 1 अक्टूबर को, यानी मिड ऑफ द ईयर, सेम वही सवाल की तरह आ गया। क्या कह रहा है, फाउंड दैट लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो ओवर वैल्यूड थी 20,000 से। बेटा ओवर वैल्यूड का बच्चे 12th में भी मीनिंग गलत निकालते हैं और हो सकता है आप अभी भी गलत निकालो। 20,000 से बढ़ानी है या कम करनी है हमें? 20,000 से कम करनी है। ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा दिखाई हुई थी, इसे कम करना है, 20,000 से कम करना है। और किस दिन कम करना है? जिस दिन 1 अक्टूबर वाले दिन 20,000 से कम करना है। उसके बाद बेटा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी वैल्यू बताइए, उसका ज्यादा कम नहीं बताया। कह रहे प्लांट एंड मशीनरी उस दिन किस कीमत की थी? 3 लाख रुपए की। These had not been incorporated in the books of IOT, यानी आपको करनी है चेंज। The plant and machinery जो है has been depreciated at 10% per annum। देखो बेटा प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं लग रहा है ना। उस दिन दोनों सवालों पे लग रहा था, दोनों पॉइंट्स पे। करिए बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ, एक एक करके करते हैं इसमें। पहले रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग पे तो डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा है ना, तो इसकी वैल्यू तो सिंपली बढ़ा सकते हैं हम लोग 30,000 रुपए, नहीं 30,000 कम करनी है, 20,000 है ना। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को क्या करेंगे? सिंपल सा रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जब बात करेंगे तो डिक्रीज इन वैल्यू कितने रुपए बेटा? 20,000। ये हमें 20,000 कम करने हैं, कम करने हैं तो इसके डबल का क्या होंगे? सर एक बात तो श्योर है कि बैलेंस शीट के टोटल में से 20,000 माइनस हो जाएगा। और दूसरा क्या करना है इसका, ये 20,000 रुपए हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? ये लॉस है, और लॉस है तो नेट वर्थ में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। एक बार बैलेंस शीट में से माइनस और एक बार नेट वर्थ में से। आंसर चेक करने के बाद में करते हैं, ठीक है। इसका कोई डेप्रिसिएशन इफेक्ट नहीं आएगा, बस दो ही जगह आएगा। आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, नेट वर्थ की कैलकुलेशन में 20,000 माइनस हो गए होंगे और जो वो निकाला होगा बैलेंस शीट बनाई होगी नई 20,000 वहां हो गए होंगे। ये तो बड़ा आसान था। फोर्थ वर्किंग नोट जो बनेगा वो बनेगा रीवैल्यूएशन किस चीज का? प्लांट एंड मशीनरी का। ये जरा ध्यान से देखेंगे, हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है जो कि 5% कितना परसेंट? 10% डेप्रिसिएशन था ना, जो 10% डेप्रिसिएशन करने के बाद आया होगा। वैल्यू थी कितनी प्लांट मशीनरी की? 2,25,000। सुनो बेटा, वैल्यू ऑन 31 मार्च 19 कितनी है? 2,25,000। ये 10% करने के बाद है, हाँ या ना, यानी इन्होंने 10% डेप्रिसिएशन लगा रखा होगा। अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, वैल्यू ऑन 1 अप्रैल में, किस दिन निकालना चाहूं? 1 अप्रैल, तो कैसे निकालूंगा? सर ये जो 2,25,000 है ना, ये 10% माइनस
माइनस करने के बाद है, यानी कि केवल 90% के बराबर है। Yes. 100% वैल्यू क्या रही होगी साल की शुरुआत में? 50,000। 2,50,000। सर ये डेट तो आपने 1 अप्रैल निकाली, आपने बिजनेस तो 1 अक्टूबर को खरीदा था, Yes, sir. है ना? तो 1 अक्टूबर की वैल्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 महीने का डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स एट द रेट 10%। कैसे करेंगे सर? 2.5 लाख पर 10% 6 महीने का 12,500 डेप्रिसिएशन आया होगा। Yes, sir. तो ये कितना बचा होगा? 2,37,500। यानी ये वो वैल्यू है जिस दिन मैंने शेयर एक्वायर किए, 1 अक्टूबर 2018। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब 1 अक्टूबर को उनके हिसाब से वैल्यू कितनी बनती है? उनके हिसाब से 3 वैल्यू 3 लाख है। तो कितना इंक्रीज करना है? Increase करना है। 62,500 Yes, sir. इंक्रीज इन वैल्यू। उनके हिसाब से 3 लाख है, हमारे हिसाब से 2,37,500 है, यानी कि कितना बढ़ा लेंगे? 62,500 बढ़ाएंगे तभी तो 3 लाख होएगा। Yes, sir. ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अब ये 3 लाख रुपए जो बैलेंस शीट में वैल्यू आई है उस दिन की, अब अगले 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन ऑन नेक्स्ट 6 मंथ्स, है ना? अगले 6 महीने। तो फिर से इस बार जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा? 3 लाख माइनस 10% 6 महीनों का 30,000 नहीं 15,000। अब बात सुनो, यानी वैल्यू ऑन 31 मार्च 19 बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी आएगी? अब 2,85,000। हाँ या ना? एक बार बैलेंस शीट की चेक करो, टोटल 285 है और 450 होती है। 285 प्लस 450 735 आ रही है आंसर में। Yes, sir. 735। तो ये 2,85,000 तो आपकी बैलेंस शीट पे नई वैल्यू आएगी। हाँ या ना? Yes, sir. अब जब डेप्रिसिएशन का पॉइंट होता है तो एक चीज और होती है, क्या? इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या लगा? अगर वैल्यू बढ़ाओगे तो डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगा ना? Yes, sir. एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? देखो बेटा, पहले के हिसाब से 12.5 दो बार लगाए होंगे, पहले 6 महीने में भी 12.5, बाद के 6 महीने में भी, जबकि हमारे हिसाब से कितने लगे? 15,000। 15,000 माइनस उन लोगों ने पहले लगाए होंगे 12,500। हाँ या ना? तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 2,500। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, ये चीजें जाएंगी कहां पे ये और सीख लो बस। देखो बेटा, ये जो इंक्रीज इन वैल्यू है ये एक बार तो बैलेंस शीट में, अच्छा बैलेंस शीट का तो ऑलरेडी इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है ना? ये आप लोग सीधा नेटवर्थ में ले लो। बैलेंस शीट के लिए तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, ये आपकी नेटवर्थ में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये आपके लिए फायदा है ना? इंक्रीजिंग वैल्यू डन। और ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये आपके लिए नुकसान है बेटा, और पोस्ट पीरियड का नुकसान है। ये कौन से पीरियड का नुकसान है? पोस्ट पीरियड का नुकसान है ये आपके। तो पोस्ट पीरियड का नुकसान कहां जाएगा? जब आप वो बनाओगे ना पोस्ट वाले में, है ना, वहां पे इसे कम कर देना। पोस्ट वाले में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग यानी कि ले जाना, पोस्ट वाले में क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, बस ऐसे याद रख लो। पोस्ट में माइनस कर देना, फिर इसके वही ऑटोमेटिकली पोस्ट के दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप कहो तो इससे अगले वाले को वर्किंग नोट बना के दिखाऊं तो जो सब्सिडी का प्रॉफिट होता है ये वाला प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी बना दूं? चलो देख लेते हैं, बन जाता है आपको बना लेते हैं। वीडियो अगर चल जाती है कैमरा की देर तो बैटरी नहीं है फोन में। एग्जांपल नंबर सॉरी वर्किंग नोट नंबर कौन सा आएगा? 5 नहीं 6 इसको 5 दे तो वर्किंग नोट नंबर 6 प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी। तो ये होता है वैसे तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, है ना? बस तो ये कितना निकल आएगा? और कोई एडजस्टमेंट तो थी नहीं ना इसमें? नहीं थी। कितना था क्लोजिंग ओपनिंग? 30,000 ओपनिंग है, 1,20 क्लोजिंग था। 1,20,000 माइनस 30,000 तो कितना हो गया? 90,000। अब ये 90,000 प्री पोस्ट में बढ़ जाएगा। प्री क्या रेशो था? 1:1 पोस्ट। तो ये 90,000 को क्या कर देंगे अपन? 45,000 और 45,000। अब ये जो 45,000 है इसमें से 2,500 रुपए कम हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा? 42,500 ये बटेगा
ऊपर प्लस होगा क्या पहले 2500 उस दिन का समझ होगा क्या? एक सेकेंड, ये 2500 इस साल हमने नहीं पीएनएल तो इतने ही कमाया था। 2500 हो गया ना सेकंड इफेक्ट तो बैलेंस शीट में नहीं होगा सेकंड इफेक्ट तो बैलेंस शीट में जा चुका है इसका। अच्छा 42500 जो है इसका होगा कंसोलिडेटेड पीएनएल और माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। कितना परसेंट था? 60% और 40%। 25,500 हाँ ये वाला नहीं पहला वाला 25,500 17,000 चेक कर लो इसका आंसर के अंदर जो वर्किंग नोट्स बने हुए हैं। बेटा इसके लिए ना प्रेफरेंस डिविडेंड के 6000 रुपए और माइनस करने हैं यहाँ पे। ये 6000 रुपए हमें प्रेफरेंस डिविडेंड के माइनस होंगे, फिर ये बन जाएगा 84,000 को बांटेंगे तो 42 ये तो ये हो जाएगा 39,500 और 39,500 को बांटो 40%। 39,400 का 39,500 का 40% 15,800 ये आ जाएगा 15,800 और ये आ जाएगा 60%। कितना आ जाएगा? 815 हासिल की 1 5 6 3 9 1 2 3 23,700। ठीक है, अब इसके बाद आप नेटवर्क वगैरह बिल्कुल वैसे निकालोगे जैसे निकालनी है आपको। ठीक है, और आगे का कंटिन्यू कर लेना और बस बनाने वाली शीट है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को ध्यान देते हैं कि इसके बाद जो सवाल है शायद एक ही सवाल वो बचा इसके बाद वो कंसोलिडेटेड पीएनएल का है। पेपर में पूरा चैप्टर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट था। एक सवाल लास्ट में पीएनएल का दे रखा है कि पीएनएल को कैसे मर्ज करते हैं, पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है उसको, उसे आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आप इन 2 सवालों को जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर सारे सवाल मैंने करवाए, 2 क्वेश्चन आप खुद पूरे करेंगे, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ ये नोट भी मत लिखना, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लासेस? पूरी हमने जो कौन सी बुक है एडवांस अकाउंटिंग, इसके अभी 3 चैप्टर हमारे पेंडिंग है। डिपार्टमेंटल और कौन सा चैप्टर पेंडिंग है? डिपार्टमेंटल पेंडिंग है, दूसरा अमलगमेशन वाला पेंडिंग है और एक और पेंडिंग होगा कोई हमारा इंडेक्स में। डिपार्टमेंटल, एक अमलगमेशन और कौन सा रॉयल्टी। 3 चैप्टर पेंडिंग है, उनके लिए भी देखेंगे। अगर कभी मार्च अप्रैल मई में कभी समय मिला तो उनके लिए भी वीडियोस बनाएंगे। बाकी आपकी 5 यूनिट्स एक बार तो हमारी तैयार हो चुकी हैं, एक ऑप्शन सर्वे से तैयार है। आप इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लीजिए, पक्का स्ट्रांग हो जाएगा। तो कैसे रही क्लासेस? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।